दोस्तों फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकने के बाद लोकसभा का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं मगर इंडिया में बहुत लंबे वक़्त के बाद कोई ऐसा इलेक्शन हुआ है कि जिसके नतीजों से सब खुश नज़र आ रहे हैं। सारे के सारे दल, सारे के सारे ग्रुप, सारे के सारे लोग लगभग खुश ही नज़र आ रहे हैं। बीजेपी और उसका जो ग्रुप है एनडीए वो इसलिए खुश है कि चलो जैसे-तैसे ही सही हम सरकार तो बना ही रहे हैं, अभी तक की कंडीशन के हिसाब से। बाकी कोई पलटू राम बाद में पलट जाए तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है, क्योंकि उनके ग्रुप में ऐसे लोग शामिल हैं जिनका पलटने का रिकॉर्ड है। अब दूसरी तरफ जो इंडिया ग्रुप है, कांग्रेस है, वो सब इसलिए खुश हैं कि हम लोग न सिर्फ बीजेपी को 400 साढ़े 300 वाले नारे से रोकने में कामयाब हो गए, बल्कि अब बहुत ताकतवर भी हो गए हैं। मतलब ऑपोज़िशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है हमारे देश के अंदर उतना स्ट्रॉन्ग हो गया इस बार के इलेक्शन में। तो अब जो भी बड़ी-बड़े पॉलिसीज़ हुआ करेंगी, बड़े बिल आया करेंगे तो कम से कम उनको रोका जा सकेगा और अब बीजेपी को थोड़ा कंट्रोल में रखा जा सकेगा, क्योंकि ऑपोज़िशन पार्लियामेंट में मज़बूत होगा। और साथ ही साथ ये जो बार-बार जेल जाने का खतरा और ईडी और ये फलाना-ढिमकाना, इनसे भी काफ़ी हद तक ये लोग अब बचे रहेंगे। पूरी तरीके से नहीं, काफ़ी हद तक, क्योंकि गवर्नमेंट तो किसी की भी आए, इन चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है। हम इस चीज़ को लेकर झूठ नहीं बोल सकते और इस चीज़ को हम नहीं ठुकरा सकते हैं। बाकी स्पेशली कांग्रेस इसलिए खुश नज़र आ रही है कि भाई लंबी मेहनत के बाद, लंबे दिनों के बाद, मतलब पूरे 2 इलेक्शन गुज़र जाने के बाद वो एक बार फिर से 3 डिजिट में दिखाई दे रही है। हालाँकि आप में से कुछ कहेंगे कि शायद उसकी 99 सीट हैं, क्योंकि जिस वक़्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक़्त 99 और 100 का आँकड़ा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर वो हम उसे 100 कह सकते हैं। और हम लोग माने या ना माने, लेकिन ये कहीं न कहीं राहुल गांधी की मेहनत का नतीजा है। जिस तरह से उन्होंने 2 बड़ी यात्राएँ की, पूरा जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमे, सड़क-सड़क, गाँव-गाँव हर जगह गए, मज़दूर, कमज़ोर हर किसी इंसान से मिले, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस बूस्ट हुई है और इसको एक नई ज़िंदगी मिल गई है। आने वाले दिनों में अब वो बढ़ती जाएगी। इसके अलावा अब अगर हम रीजनल पार्टीज़ देख लें, जैसा कि समाजवादी पार्टी है यूपी के अंदर, वो अपनी खुशी में मस्त है। और उसके खुश होने की वजह बनती भी है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ समाजवादी पार्टी की ही परफॉर्मेंस रही है। जिस तरह से उसने अपना सपोर्ट वापस लिया है अखिलेश यादव ने, वो वाक़ई तारीफ़ के काबिल है। और पूरे देश को यूपी के रिज़ल्ट ने ख़ास तौर से हैरान करके रख दिया है सपा की परफॉर्मेंस ने। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी खुश हैं कि उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और बीजेपी को एक बार फिर से पीछे धकेल दिया, जो कि काफ़ी हद तक वो उनके यहाँ पर टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी पिछले कुछ वक़्त से। इसके अलावा इन तमाम लोगों से अलग हटकर देश की जनता भी बहुत खुश है, क्योंकि जिन्होंने मोदी को वोट किया, उनके हिसाब से मोदी लो आ ही रहे हैं, और जिन्होंने मोदी को वोट नहीं किया था, उनको भी लगता है कि कम से कम हम जीतने में कामयाब हो गए हैं। मतलब सरकार हम नहीं हटा सके, सरकार नहीं बदल सके, लेकिन ऑपोज़िशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि जिससे वो अब डेमोक्रेसी को बचा कर रख सकता है, और साथ ही साथ कभी भी इस चीज़ का भी खतरा बना रहेगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट भी गिराई जा सकती है 5 सालों के अंदर, क्योंकि उसके खुद के पास मेजॉरिटी नहीं बची है। तो इसीलिए इस इलेक्शन के ऐसे नतीजे आए हैं कि जिससे लगभग सब खुश हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बंदा है 400 पार वाला, जो दिखने की कोशिश तो कर रहा है कि वो खुश है, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है। उसका जो चेहरा था, जो जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, आपने देखे होंगे, जो भाषण-वाषण दिया गया है, उसमें उस बंदे का चेहरा देखने लायक था। लग रहा था कि भाई अब रो देंगे, अब रो देंगे, अब रो देंगे, लेकिन पता नहीं किस तरीके से उन्होंने अपने आँसुओं को और अपने रोने को कंट्रोल करके रखा। नतीजे आने से 2-3 दिन पहले जिस तरह के एग्ज़िट पोल निकल कर आए थे, उन्होंने तो वाक़ई न सिर्फ़ पूरे ऑपोज़िशन को डरा दिया था, बल्कि देश को भी हैरान कर दिया था कि भई इस तरह की लहर तो ना मोदी जी के खिलाफ है, ना मोदी जी के फ़ेवर में है। मतलब कोई ऐसा समीकरण बन ही नहीं रहा है जिससे इतनी ज़्यादा सीट्स आ जाएँ, जितनी एग्ज़िट पोल में दिखाई दे रही थीं। और आखिर में वही हुआ जो जनता सोच रही थी। सारे के सारे नतीजे एग्ज़िट पोल से बिल्कुल ऑपोज़िट आए। एग्ज़िट पोल जो साउथ में दिखा रहे थे कि भई मोदी जी ने एंट्री मार ली है, मोदी जी बड़ी बढ़त लेकर आएँगे इस बार साउथ में, तो इससे ऑपोज़िशन बुरी तरीके से डरा हुआ दिखाई दे रहा था। वजह यही है कि पहले हमेशा यही कहा जाता था कि मोदी जी चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उनके सामने मजबूरी ये है कि वो हिंदी बेल्ट, मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, इन सारी स्टेट से तो बहुत सारी सीट्स ले लेंगे, चाहे कभी भी मतलब। लेकिन साउथ में उनकी बिल्कुल पकड़ नहीं है, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, तो हमेशा उधर की सीट्स उनसे दूर रहेंगी, तो वो चाहकर भी पार्लियामेंट के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में नहीं आ सकेंगे। लेकिन एग्ज़िट पोल ने दिखाया तो विपक्ष के तो होश उड़ गए कि लो भाई साउथ का एरिया महफूज़ रहता था, अब वहाँ पर भी मोदी जी की एंट्री हो चुकी है।
लेकिन एग्जिट पोल में क्या हुआ, तमिलनाडु जहाँ पर 2-3 सीट्स दिखाई जा रही थी, एक भी नहीं आई। केरला में सिर्फ एक आई, जबकि ज़्यादा दिखाई जा रही थी। और भी स्टेट्स में कोई ख़ास असर नहीं दिखा। हालांकि थोड़ा ऊपर आएंगे तो तेलंगाना में कुछ हद तक बीजेपी ने बूस्ट किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है। वहाँ पर कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब जो तीसरी पार्टी थी वो नीचे गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया गया है इंडिया ग्रुप की तरफ से, जबकि एग्जिट पोल इसके ऑपोजिट दिखा रहा था। वहाँ पर कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि वहाँ पर जो शिवसेना थी और एनसीपी थी, आपको पता होगा उसके 2 टुकड़े करवा दिए थे बीजेपी ने और सपोर्ट अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन जो उसके 2 बचे हुए टुकड़े थे, मतलब 2-2 जो टुकड़े हुए, उनके जो एक-एक टुकड़ा बचा हुआ था दोनों पार्टीज़ का, उनमें से एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, जो कांग्रेस के ही साथ थी, इंडिया वाले ग्रुप में थी, और एनसीपी में से शरद पवार वाली जो एनसीपी थी, वो इंडिया के साथ थी। तो यहाँ पर ये भी लड़ाई थी कि असली पार्टी कौन है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के 2-2 टुकड़े हो गए थे। तो अब इस चीज़ को दिखाना था और साबित करना था इस इलेक्शन से इन नेताओं को, मतलब उद्धव ठाकरे को और शिवसेना को, कि हम ही असली पार्टी हैं, हम ही बॉस हैं। जो उधर चले गए वो हमारी पार्टी नहीं है। और ऐसा हुआ भी। इन लोगों का प्रदर्शन उन 2 से अच्छा रहा है जो इनसे अलग होकर अब नई पार्टीज़ बन चुके हैं, लेकिन उनका नाम वही है, मतलब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं को ओरिजिनल पार्टी ऑफ़िशियली माना है। लेकिन जनता की सपोर्ट में ये लोग असली बॉस दिखाई दिए। महाराष्ट्र के बाद एमपी में कुछ इंडिया की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, हालांकि वहाँ से एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा रहा था। चाहे एग्जिट पोल हो या दूसरे भी जितने एक्सपर्ट्स थे, वो ऑलरेडी कह रहे थे कि यहाँ पर इंडिया ग्रुप का और कांग्रेस वगैरह का सूपड़ा साफ होने वाला है, और वही रिजल्ट में दिखाई दिया। राजस्थान में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी कांग्रेस की, एग्जिट पोल से अपोजिट थी ये परफॉर्मेंस भी, जबकि वो नहीं दिखा रहे थे। हरियाणा में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का ऑलरेडी काफ़ी विरोध चल रहा था। लोग किसान आंदोलन की वजह से नाराज़ थे, पहलवानों की वजह से नाराज़ थे, और भी बहुत सारे वहाँ पर इश्यूज़ थे। तो पहले ही वहाँ का माहौल ऐसा था कि बीजेपी वहाँ की हाफ़ सीट्स, मतलब आधी सीटें या फिर उससे भी ज़्यादा गँवा सकती है, और बीजेपी ने आधी सीटें वहाँ की गँवाईं। और इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला रिज़ल्ट आया, वो मैंने आपको शुरू में ही बताया, उत्तर प्रदेश का आया। यहाँ पर आप 2 तरह से बात को समझिए उत्तर प्रदेश के मामले में। पहली बात, उत्तर प्रदेश में अगर आप ग्रुप वाइज़ देखेंगे, मतलब जो अलायंस हैं एनडीए वर्सेस इंडिया, इनमें भी इंडिया अलायंस न सिर्फ भारी पड़ा बीजेपी पर, बल्कि बहुत भारी पड़ा। बावजूद इसके कि ये लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे, मतलब एनडीए वाले, कि यूपी तो हमारा ही है। यूपी में तो हमारी सीटें आना ही हैं भर-भर के, दूसरी जगह की तैयारी करो, बाकी जगह देखो। मतलब इसको तो सीरियसली ही नहीं ले रहे थे, अपना घर मान रहे थे। क्योंकि यहाँ पर भई अभी मंदिर बना था, और न जाने कौन-कौन से यहाँ पर काम होते रहे हैं पहले से, सबसे ज़्यादा हिंदू-मुस्लिम भी यहीं पर होता है। तो सोच रखा था कि भई यहाँ पर तो मामला बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लियर है, दूसरी जगह सब जाकर देखो, दूसरी जगह की तैयारी करो। लेकिन हुआ क्या? तो इंडिया और जो एनडीए का मामला है, उसमें भी इंडिया ऊपर पड़ गया। इंडिया की टोटल सीट लगभग 43 के करीब आई, जिसमें से 37 समाजवादी पार्टी की और 6 कांग्रेस की। और वहीं अब अगर पार्टीज़ के हिसाब से देखा जाए, तो पार्टीज़ के मामले में भी जो बीजेपी है वो पिछड़ चुकी है। मतलब अब यूपी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है एसपी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिसकी 37 सीट्स आई हैं अकेले। जबकि बीजेपी की अकेले कितनी आई हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ 33 सीट। तो ग्रुप वाइज़ भी पिछड़ चुकी है और पार्टी वाइज़ भी पिछड़ चुकी है। हालाँकि उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराया। जो 5 सीट हैं, पाँचों में से पाँचों उसने अपने खाते में कामयाबी के साथ कर लीं। पंजाब में कोई वजूद ही नहीं दिखा बीजेपी का, आप और कांग्रेस का दिखा असर। हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन किया, कंगना रनौत भी वहाँ से जीती। और इसके अलावा आखिर में जिस एक स्टेट के प्रदर्शन ने इंडिया अलायंस के सपोर्टर्स को या इंडिया अलायंस को चौंकाया, और मुझे भी चौंकाया काफ़ी हद तक, वो था बिहार का रिज़ल्ट। बिहार एक ऐसी स्टेट थी कि जहाँ से अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मगर वैसा रिज़ल्ट नहीं आया जैसा उम्मीद की जा रही थी। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि वहाँ पर ना तो कांग्रेस का वैसा प्रदर्शन रहा, मतलब उतनी सीटें वो जीत पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी, और ना ही जो लालू प्रसाद, मतलब तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरएलडी, उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। इससे बिल्कुल उलट जो हमारे नीतीश कुमार हैं, इधर-उधर जाते रहते हैं बार-बार, उनको बहुत ज़्यादा बुरी हालत में दिखाया जा रहा था। एग्ज़िट पोल में भी, और उससे पहले जितने एक्सपर्ट्स वहाँ से होकर आ रहे थे, वो भी कह रहे थे कि सबसे कमज़ोर कड़ी बिहार में अगर कोई हैं, तो वो नीतीश कुमार हैं। उनकी सबसे कम सीट्स आएँगी, उनका प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहेगा, उनकी इमेज ख़राब हो चुकी है, पलटने की वजह से बार-बार इधर-उधर। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो लगभग सबसे मज़बूत पोज़ीशन में वही दिखाई दिए, लगभग 12 सीटें आई हैं उनकी, बीजेपी की भी लगभग 12 के करीब। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रदर्शन इन लोगों का अच्छा रहा। अब
आप लोग बताइए, आप लोगों ने भी काफ़ी बहुत सारे वीडियोज़ अलग-अलग पत्रकारों की देखी होंगी, पढ़ा होगा, सुना होगा। आपको क्या लगता है, बिहार में कौन-सा ऐसा फैक्टर था कि जिसकी वजह से बावजूद इसके कि उम्मीद लगाई जा रही थी, इन लोगों का रिज़ल्ट इतना ज़्यादा ख़राब रहा? जबकि जिस तरह से हम देखते हैं कि यूपी में रिलीजन की बजाय जातिकरण जो सिस्टम था वो चला, वो भारी पड़ा और उसका समाजवादी को फ़ायदा मिला। तो जाति वाला सीन तो बिहार में भी चलता है, तो बिहार में इस चीज़ ने काम क्यों नहीं किया? या फिर ऐसी कौन-सी चीज़, ऐसा कौन-सा मुद्दा रहा बीजेपी की तरफ से फेंका हुआ जो इनके ऊपर भारी पड़ा? कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइए, मैं कमेंट पढ़ूँगा और हो सकता है अगर अच्छा लगा तो रिप्लाई भी करूँगा, लाइक तो करना ही करना है। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तो इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।